प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बात कर लिया था, आज बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हर लिहाज से, आपका कंपटीशन एकेडमिक सब है और कॉन्सेप्चुअल भी है, यहाँ के लिए तो है ही, साथ में आपका पूरे लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें काम करती है, तो फिजिक्स के एप्लीकेशन के हिसाब से भी बेसिक साइंस के नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं या बर्नौलीज थ्योरम भी बोलते हैं सर। गैस या प्रिंसिपल, हाँ गैस चूल्हा, तो उसमें नीचे में जो गैस, हाँ देख के आया था, हाँ गैप देख के आया था, हाँ सर। ठीक है, उस पर बात करेंगे आज। तो बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही बात है। इक्वेशन ये क्या दिया गया था, जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था वो कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड था, मास पे। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो लिख लो बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल लिख लो। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, यानी टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे जो जो टाइप की एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगा। तो एक मान लो पाइप से फ्लो हो रहा है और पाइप का कुछ मतलब ढाल है, स्लोप है, तो एक बात समझो, पानी किसी हाइट से किसी हाइट तक पहुंचा तो क्या होगा, हाइट में चेंज आया, तो हाइट में से रिलेटेड कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। और क्या होगा, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसके पास क्या स्पीड है, मतलब और कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एक पोटेंशियल हो गया, एक काइनेटिक हो गया। और एक एनर्जी क्या होगा, आपका नल से पानी आ रहा है या पाइप से पानी आ रहा है, ओपनिंग के पास हाथ रखो तो हाथ पे क्या होता है, प्रेशर फील होता है। तो प्रेशर भी एनर्जी एग्जर्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। तो ये तीन टाइप की एनर्जी दिखती है, एक पाइप फ्लो में या पानी फ्लो कर रहा है तो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर के कारण एनर्जी, एक स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी, और एक हाइट चेंज के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन टाइप एनर्जी होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितनी भी एनर्जी है उसका सम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो चूंकि यहाँ यही तीन है तो इन तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा सा इसको तरीके से लिखते हैं कि एनर्जी को लिख लेंगे जैसे प्रेशर एनर्जी। अब देखो प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखते हैं, प्रेशर एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, P प्रेशर और इनटू PV लिखते हैं। यहाँ पे ये V क्या है, V वेलोसिटी है या वॉल्यूम है, कौन बताएगा। हाँ, ये वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है। देखो प्रेशर एनर्जी होता है, देखो प्रेशर इनटू अगर वॉल्यूम लिखते हो जरा समझना तो हाँ अच्छा बात। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। तो समझने के लिए अगर बोलते हो तो एक तरह से ए से ए कैंसिल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, और वर्क डन किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, एक एनर्जी के इक्विवेलेंट। तो प्रेशर एनर्जी होता है PV, V क्या होता है, वॉल्यूम। तो PV में V क्या होता है, वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी आगे जाके हम देखेंगे, तो प्रेशर एनर्जी को क्या लिखते हैं, PV से। तो तीन टाइप की एनर्जी मैं बोल रहा हूं, तो तीन टाइप की एनर्जी कौन है, एक प्रेशर एनर्जी P इंटू V, V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। एक काम करते हैं, वॉल्यूम का V को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये V है वेलोसिटी, ठीक। और प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mgh। इन तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये भी डिवाइड बाय V, ध्यान रखना ऐसे वाला V वॉल्यूम लिखा, ये भी डिवाइड बाय V और ये भी डिवाइड बाय V। इन सब का सम हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। और अगर LHS को वॉल्यूम से डिवाइड किए तो RHS को भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो अगर कांस्टेंट को वॉल्यूम से डिवाइड किए गिवन वॉल्यूम से तो वो कांस्टेंट ही होगा। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या होगा, कैंसल। तो P मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो M बाई V की जगह क्या लिख सकते हैं, रो, और V क्या यहाँ पे वेलोसिटी है, V स्क्वायर, और मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो रो GH इक्वल टू ये क्या होगा, कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, कांस्टेंट ही होगा। तो यही होता है बर्नौली इक्वेशन, यानी तीन तरह का ये प्रेशर से डिनोट करता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन सब का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे और लिखेंगे भी, तो लिख लो थोड़ा सा, लिखो बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल जो लिखना है लिखो। इट स्टेट्स दैट the sum of pressure energy comma kinetic energy, pressure energy comma kinetic energy and potential energy per unit volume, potential energy per unit वॉल्यूम, सबको वॉल्यूम से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, पर यूनिट वॉल्यूम। ये वैलिड किसके लिए है, ये वैलिड है आइडियल फ्लूइड के लिए। और जब भी मैं आइडियल बोलता हूं तो चार बातें हो जाएगी, कौन कौन सा, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशनल। तो मैं या तो ये चारों बातें बोलूं या एक आइडियल बोल दूं तो चारों बातें खुद आ जाएगी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम लिखो, ऑफ an ideal fluid remains constant. Ideal fluid remains constant. Clear? Remains constant. तो आइडियल बोले वो सारी बातें आ गई। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा, यही चीज को मैथमेटिकली जो लिखा है तो इसको लिख लो, फिर हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। देखो इसका प्रूफ देखते हैं, बर्नौलीज का छोटा सा प्रूफ है, जल्दी से देख लेते हैं, समझ भी लेंगे साथ में प्रूफ। तो एक हमने पाइप फ्लो देखा, कैसा भी है क्रॉस सेक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, तो नॉन यूनिफॉर्म सा क्रॉस सेक्शन ले लिया। इस तरह से मान लो कोई पाइप है, इसमें हमने क्या किया, दो क्रॉस सेक्शन कहीं देखा, एक बॉटम साइड में नीचे कहीं देख लेंगे और एक हमने टॉप साइड में ऊपर कहीं देख लिया। अच्छा, जहां से मेजर करेंगे दोनों जगह की हाइट, मान लो ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक, हमने दो सेक्शन कहीं भी जहां इच्छा हुआ ले लिया, एक इधर कहीं ले लिया, एक सेक्शन इधर कहीं ले लिया। इधर में नीचे में इसको 1 नाम दे दिया, इधर साइड इसको कुछ नाम दे दिया 2। ठीक, अब इससे कोई लिक्विड है नीचे से ऊपर चल रहा है, तो नीचे से ऊपर चल रहा है तो ये जो है सेक्शन, ये जो मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका फ्लो का, यहां भी इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो हाइट क्योंकि कौन सा जगह से लोगे, पूरे पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो इसके मिड पॉइंट से हाइट ले लेते हैं। तो ये वाली हाइट जो है 1 सेक्शन जो लिया, ये हाइट H1 है जो लिक्विड जा रहा है, और इसकी जो हाइट है ये है से H2 है। ठीक, उसी तरह से प्रेशर वगैरह सब लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर है जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर है P1 है। अच्छा, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हमने आइडियल फ्लूइड बोला है, तो आइडियल में वो चारों बातें आ जाती है, यानी इनकम्प्रेसिबल ऑलरेडी है, डेंसिटी पूरे में क्या है, कांस्टेंट है, तो हम एक ही डेंसिटी रो लेके चलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस जगह पे वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इस जगह पे वेलोसिटी v2। अब ये कोई नहीं बोल देना कि सर आइडियल फ्लूइड बोल रहे थे तो वेलोसिटी v क्यों नहीं ले लिए। आइडियल फ्लूइड में स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, पर उसका ये नहीं कहना है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, पूरे में 10 मीटर पर सेकंड है, ये नहीं कहना होता है। उसका कहना होता है अगर इस जगह पे 10 मीटर पर सेकंड है तो इस जगह से जब तक वो लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पे हमेशा 10 ही है, यहाँ पे हमेशा 5 है तो 5 ही है, ये नहीं है कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो इतनी बातें हैं। अब इसका सिंपल सा प्रूफ है, एक काम करेंगे, हम कहानी को साथ में लिखते चलेंगे और एक्सप्लेन भी मैं करते समझते चलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देने का मतलब नहीं बनता। तो लिखो, साथ में लिखते चलो और ये करते चलो। लिखो, नीचे लिखो, या फिगर बनाने के लिए टाइम चाहिए, हो गया ना, चलो लिखते चलो। लिखो, ए लिक्विड, लिखो, ए लिक्विड इज कंसीडर्ड, साथ में लिखते चलो, ए लिक्विड इज कंसीडर्ड फ्लोइंग, ए लिक्विड इज कंसीडर्ड फ्लोइंग स्टेडियली मतलब अपना स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडियली मतलब स्टेडी फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस है, आइडियल है तो स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडियली थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
is shown in figure, is shown in figure, shown in figure, ठीक, फुल स्टॉप लिखना। लेट P1 एंड P2 जो फिगर में दिख रहा है, लेट P1 एंड P2 बी दी प्रेशर, P1 एंड P2 बी दी प्रेशर, प्रेशर कोमा कोमा A1 एंड A2 बी दी एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का A1 ले लेते हैं, दूसरे जगह का क्या लिख लेते हैं A2। A1 एंड A2 बी दी एरिया, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कुछ, इसको लिख लिया A1, A1, और इस जगह का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ लिख लिया A2। A1 एंड A2 बी दी एरिया, एरिया एंड एंड V1 एंड V2 बी दी वेलोसिटी, V1 एंड V2, V1 and V2 be the velocity, velocity at two ends of the tube, at two ends of the tube respectively, two ends of the tube respectively, clear बात? Of the tube, TUBE, pipe, tube respectively, respectively, ठीक है। नीचे लिखो वर्क डन इन, वर्क डन इन बोर्ड पे लिखा है पुशिंग, पुश करना, धक्का देना। हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कुछ लिक्विड को उठा के यहां से यहां ले गए, से हम मान लो से 5 लीटर बोले पानी है या जो भी लिक्विड है, 5 लीटर लिक्विड को यहां से यहां ले गए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कहाँ जाएगा, इसके हाइट को बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। वो वर्क कहाँ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में V1 से V2 स्पीड हुआ है, चेंज करने में खर्च हो जाएगा। मान लो हमने 100 जूल का वर्क किया, कुछ लिक्विड को मान लो 5 लीटर 10 लीटर कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम को यहां से यहां ले जाने के लिए 100 जूल का वर्क किया, तो वो 100 जूल कहाँ जाएगा। मान लो 40 जूल चला गया, किसमें 40 जूल चला गया तुम्हारा इसका काइनेटिक एनर्जी में, कुछ किसमें चला जाएगा, कुछ चला जाएगा इसका ये बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में, यानी पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखो क्या नहीं, यहाँ पे वेस्ट की बिल्कुल भी बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा हम आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ रहे हैं, और आइडियल फ्लूइड के लिए जो एजम्पशन है उस एजम्पशन में ही एक एजम्पशन है नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो का मतलब हमने विस्कोसिटी को क्या किया है, कंसीडर नहीं किया है। विस्कोसिटी यहाँ का क्या है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया मतलब हमने लॉस को कंसीडर नहीं किया है। हम आइडियल फ्लूइड के लिए बात करें, इसलिए लॉस की कोई बात ही नहीं होगी। 100 दिए हैं तो पूरा 100 यूटिलाइज होगा। तो बर्नौलीज थ्योरम ही वैलिड है आइडियल फ्लूइड के लिए, वैसा फ्लूइड जहां एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो लिखो वर्क डन इन पुशिंग दी, वर्क डन इन पुशिंग दी, हम मान लेते हैं कुछ लिक्विड को लेगा कितना, तो कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम V। पुशिंग दी, देखो V वॉल्यूम को ऐसे लिख लेते हैं, जो कि वेलोसिटी को V से लिखा करेंगे तो वॉल्यूम वाला V को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। पुशिंग दी वॉल्यूम V ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑब्वियस है आइडियल है तो इनकम्प्रेसिबल है, वॉल्यूम V ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्रॉम पॉइंट, इस क्रॉस सेक्शन को क्या नाम दिया, 1, फ्रॉम 1 to 2, 1 क्रॉस सेक्शन से 2 तक, फ्रॉम 1 to 2 बोर्ड पे लिखा है 1 to 2 थ्रू दी ट्यूब विल बी, थ्रू दी ट्यूब विल बी वर्क डन थ्रू दी ट्यूब विल बी कितना होगा, हमने बोला W। वर्क डन सिंपली क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन ही क्या है यहाँ पे, वर्क डन याद करो कि कौन कैसे पानी को ले जाने में मदद कौन करता है, प्रेशर। यहाँ पे जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके वजह से लगता है, प्रेशर की वजह से। हर जगह फोर्स लगने का तरीका अलग अलग है तो फोर्स ही न्यूटन ही है। 2 मास है, ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, चूंकि अट्रैक्शन है वहां पे तो Gm1 m2/r² लग रहा है। 2 चार्ज है, अट्रैक्शन रिपल्सन है तो फोर्स Q1 Q2/r² लग रहा है। अगर विस्कोसिटी है वहां फोर्स F = ηA dV/dx लग रहा है फोर्स ही, पर जो चीज फोर्स लगाने को अवेलेबल है वो लगाएगा। यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है,
प्रेशर के हेल्प से लग रहा है। पानी प्रेशर लगा के झटका देके फोर्स लगाती है। आप नल पे हाथ रखोगे, पानी का क्या होता है, प्रेशर लगता है, हमको प्रेशर के हेल्प से फोर्स मिलता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा किस एनर्जी के कारण होगा, दैट इज प्रेशर एनर्जी। और याद करो प्रेशर एनर्जी लिखा था अभी P इंटू वी लिखा था, P इंटू वी। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जो होगा, मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कितना है P1 और वॉल्यूम कितना हमने माना V वॉल्यूम का फ्लूइड, तो P1 इंटू वी, और यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी वर्क डन, P2 इंटू वी। अब यहां पे मान लो 100 था, ध्यान समझना, यहां पे P1 इंटू वी 100 था और यहां P2 इंटू वी 40 हो गया, कितना गायब हो गया, 60। 60 कहां गया, इसके हाइट में चेंज कराने में गया, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, और कहां गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज में। तो ये जो प्रेशर एनर्जी का चेंज आया, प्रेशर एनर्जी का चेंज क्या हुआ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे P1 है और कितने वॉल्यूम के फ्लूइड को देख रहे हैं, V, P1 इंटू वी, माइनस दूसरे जगह पे कितना हो गया, वर्क डन क्या लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी P2 इंटू वी। तो P1 इंटू वी माइनस P2 इंटू वी, मान लो यहाँ 100 जूल था 100 और यहाँ पे दिखा 40 जूल, तो 100 माइनस 40, ये डिफरेंस कितना आ गया, 60। और वही 60 कहाँ जाएगा, तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल के चेंज में। तो एक काम करते हैं, इसमें से V को कॉमन ले लेंगे, V वॉल्यूम जितने को ले गए, P1 माइनस P2 इंटू वी। कोई दिक्कत बताओ, इसको एक काम करते हैं, या तो नाम देना है, नाम दे दो इक्वेशन, या छोड़ भी सकते हो इसको, मान लो इक्वेशन 1 नाम दे दिए, ठीक है। अब क्या है, इतना इसको लिखते रहो, इसको जल्दी से लिखो, साथ में ही करते चलेंगे, बस नोट करते रहो, जल्दी नोट करो, हो ठीक है, कर लीजिए स्टेप, लिखो अब। ठीक है। हाँ, लिखना नीचे, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज यूज्ड बाय द फ्लूइड्स, दिस वर्क डन is used by the fluid, used by the fluid in two ways, used by the fluid in two ways, दो तरीके से, एक तो काइनेटिक एनर्जी वाला और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला। इन टू वेज, फर्स्ट लिखो जैसे बोर्ड पे लिखा है, इन टू वेज, फर्स्ट लिख लो, इन चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, इन चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, चेंजिंग दी पोटेंशियल एनर्जी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में खर्च होगा, इन चेंजिंग दी पोटेंशियल एनर्जी, बोर्ड पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने बोला m मास का, और m मास किसका मास होगा, उसका मास होगा जितने वॉल्यूम को हम उठा के यहां से यहां ले जा रहे हैं। हमने v वॉल्यूम को सोचा, तो ये जो m मास है उस v वॉल्यूम का कुछ तो मास होगा, जिस लिक्विड को ले गए हैं उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम का कुछ ना कुछ मास होगा, वो कितना है, v है, तो मास m, ब्रैकेट में लिख लो, इन दी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कंसीडर किया हमने कितने वॉल्यूम को ले गए, इन दी वॉल्यूम v, जो v वॉल्यूम को ले गए उसका मास, ऑफ मास m इन दी वॉल्यूम v कितना चेंज आएगा, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, शुरुआत में कितना होगा mgh1 और 2 कितना हो जाएगा mgh2, लिख लो जो लिखा है, फ्रॉम mgh1 टू mgh2, mgh1 टू mgh2, दैट इज हम क्या लिखेंगे, डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना बोलेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो चेंज कितना होगा, ज्यादा माइनस कम, mgh2 माइनस mgh1, ये लिख सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। देखो दो तरीके से हमने बोला, टू वेज में ये एनर्जी जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी में, दूसरा किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो सेकंड पॉइंट लिखो, इन चेंजिंग, सेकंड लिखो जल्दी से, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, बोर्ड पे लिखा है, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, शुरू में कितना, हाफ m v1 स्क्वायर टू हाफ m v2 स्क्वायर, बिल्कुल, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हाफ m v1 स्क्वायर टू हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज, उसी तरीका से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल के, तो डेल के इक्वल टू क्या लिखोगे,
चेंज कितना हुआ? हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पीछे क्या किया था अभी इससे ऊपर में, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। पहले बताओ इतना क्लियर है? इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? नीचे लिखो, नीचे लिखो। चूंकि आइडियल फ्लूइड है तो नॉन विस्कस ऑलरेडी है, नीचे लिखना सिंस फ्लूइड इज नॉन विस्कस, सिंस फ्लूइड इज नॉन विस्कस, सिंस फ्लूइड इज नॉन विस्कस, फ्लूइड कैसा है? नॉन विस्कस। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। एनर्जी का लॉस नहीं होता तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। सो बाय को लॉस नहीं होगा, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा कि वर्क डन W इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। W इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा U प्लस डेल्टा K। तो W कितना था? शुरू में लिखा था P1 माइनस P2 इंटू V, वॉल्यूम को ऐसे लिखा था V से, इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U कितना लिखा है? mg H2 माइनस mg H1, ये लिखा है ना? मैं एक स्टेप खोल के लिख रहा हूं, mg H2 माइनस mg H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना लिखे हैं? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। पहले बोलो ये लिखे हैं, ठीक? एक काम करते हैं, इधर से जो तुम्हारा v है ना उसको उधर ले जाते हैं, इस v को इधर ले गए, वॉल्यूम वाला v जो है, तो वॉल्यूम वाले v को राइट साइड ले जाएंगे तो P1 माइनस P2, ये क्या हो जाएगा? m बाई v होगा। इस वॉल्यूम वाले v को ले जाएंगे तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिखूं बढ़ा के, समझो जरा, एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, m बाई v इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रो, तो लिखेंगे रो जी H2, फिर ये भी आएगा, क्या हो जाएगा? रो जी H1, फिर ये वॉल्यूम इधर आएगा, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होगा तो हाफ रो v2 स्क्वायर, और यहां भी मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होगा हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है? अब एक काम करते हैं कि दोनों तरफ 1 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, 2 वाले को एक तरफ ले जाते हैं। इधर तो लिख रही हो, तो 1 वाले को एक तरफ ले जाओ और 2 वाले को एक तरफ ले जाओ, तो P1 रो v1 और जो H1 में है सब में 1 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो 1 वाले को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस, थोड़ा अरेंज करके ला रहे हैं, उधर से लाएंगे 1 वाले को तो हाफ रो v1 स्क्वायर, 1 वाले को ले आएंगे तो क्या होगा? mg H1 इक्वल टू 2 वाले को उधर ले जाएंगे तो 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस P2 प्लस ये तो अपनी जगह पे हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये रो है ना, रो जी H1, ये रो जी H2। क्लियर? कुछ नहीं किया, इधर में 1 वाले को एक तरफ रखे, प्लस आ गया, और 2 वाले को उधर ले गए। क्लियर है? तो यानी कि देखो 1 और 2 दो सेक्शन हमने कट किया था ना, तो 2 सेक्शन लिया था, तो P1 1 पे रो v1 स्क्वायर, 1 पे रो जी H1 इक्वल टू P2 2 पे v2 स्क्वायर रो v2 2 पे रो जी H2। ऐसा तीसरा को क्रॉस सेक्शन कट करते तो वैसे ही लिखते P3 प्लस हाफ रो v3 स्क्वायर प्लस रो जी H3, चौथा लिखते तो P4 हाफ रो v4 स्क्वायर प्लस रो जी H4, ऐसे ही लिखते। यानी कि एक बात पता चल रही है कि P प्लस हाफ रो v स्क्वायर, उस जगह पे जो भी v रहेगा हाफ रो v स्क्वायर, डेंसिटी तो कांस्टेंट है चूंकि आइडियल फ्लूइड है, प्लस रो जी H, इसका सम कांस्टेंट होगा, हम ये बोल सकते हैं। यही तो बर्नौली थ्योरम था, तो इसका प्रूफ ये हो गया। ठीक है ना, इतना नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन या थ्योरम पूछा जाएगा ना तो यही बोलेंगे। ठीक है, इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैं इसलिए वो बता दे रहा हूं कि कभी वैसा लिखा हो तो समझ लेना कि ये बर्नौली का ही एक फॉर्म है। अदरवाइज ऐसे सिंपल प्रूफ पूछा जाए तो यहीं तक लाके छोड़ देंगे या न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं जो भी। अब एक तरीका इसको और एक तरीके से लिखा जाता है
कि क्या करते हैं, सबको रो जी से डिवाइड कर दो, रो जी से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे, P बाई रो जी प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ, सबको रो वी से डिवाइड कर दिया, हाफ रो जी से डिवाइड कर दिया, रो इंटू जी, और ये रो जी एच, रो इंटू जी, सबको डिवाइड कर दिया, और कांस्टेंट जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट को डिवाइड करोगे किसी कांस्टेंट से तो कांस्टेंट ही होगा। इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा, इसमें रो जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, P बाय रो जी, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, या हाफ वी स्क्वायर जी एक ही बात है, वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच इक्वल टू कांस्टेंट, एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्म है बर्नौलीज का, लिखने का एक तरीका है, ऐसे बर्नौली वही है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से जब टर्म लिख दिए ना, तो एक बात देखोगे, ठीक है ये बर्नौली से ही आया है, तो ये एक फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौली, लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं, अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज। अब ये क्या बताता है, ये दरअसल आपसे सिंपल प्रूफ पूछा जाए तो यहां तक नहीं आएंगे, हम यहीं तक करेंगे। ये बताता है कि H देखोगे, दिस प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट, H का लेना देना किससे है, पोटेंशियल से ही है, पर H क्या है, हाइट है ना। अगर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हो, यूनिट एंड डायमेंशन वहां पे पढ़े हैं हम कि किसी को किसी में ऐड किया जाता है तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जाता है, यानी फोर्स में हम एनर्जी को ऐड नहीं कर सकते कि न्यूटन प्लस जूल, कुछ खतरनाक सा लिख दिया, या हम नहीं ऐड कर सकते न्यूटन प्लस मीटर, एक ही सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। यानी ये अगर H है तो जो इसका डायमेंशन है इस वी स्क्वायर बाई टू जी पूरे का वही डायमेंशन होगा, तभी ऐड किया गया होगा। P बाय रो जी भी पूरा देखोगे सेम ही डायमेंशन होगा। तो ये H हाइट है ना, तो इसको हेड पढ़ते हैं, HEAD। तो इस तरह से लिखने को, ये P बाय रो जी है ना, इसको ये भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको वी स्क्वायर बाई टू जी है, इसको दो चीज पढ़ते हैं, हेड ही है, इसको या तो पढ़ते हैं वेलोसिटी हेड, या फिर एक और नाम है इसका लेना देना किससे, काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक हेड। तो वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड भी पढ़ते हैं। और H क्या है, हाइट से लेना देना है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड, या अपर लेवल पे इंजीनियरिंग वगैरह में डेटम हेड भी बोलते हैं, DATUM, तो उतना नहीं जानना, तो पोटेंशियल हेड। दरअसल एक सिंबॉलिक तरीका हो गया कि एनर्जी के ही कंजर्वेशन को दिखाने का, कि हेड से भी चीजों का हम रिलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे प्रेशर होता है रो जी एच, लेकिन हम हाइट में भी लिखते हैं कि 760 mm ऑफ Hg, 10 मीटर ऑफ H2O। इसका मतलब है एक ट्यूब में हाइट तो, प्रेशर की यूनिट तो पास्कल है, हाइट तो है नहीं मीटर वगैरह, लेकिन उसका मतलब होता है कि 760 mm तक मर्क्यूरी भरो एक ट्यूब में, जितना प्रेशर लगा रहा है हम उसकी बात करें तो प्रेशर लिखने का एक तरीका होता है। उसी तरह से एनर्जी लिखने का एक तरीका है कि हाइट के टर्म में भी। तो ये काइनेटिक हेड बोलते हैं, इसको वेलोसिटी, सॉरी इसको काइनेटिक या वेलोसिटी हेड बोलते हैं, इसको पोटेंशियल हेड बोलते हैं या डेटम हेड, DATUM। आप पोटेंशियल हेड ही जानो, इतना ही ठीक है। और इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। तो ये केवल बता दिया कि इस तरह से दिखे तो पता होना चाहिए, ये भी एक बर्नौली लिखने का फॉर्म है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एप्लीकेशन पे आएंगे बर्नौली। देखो अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। एप्लीकेशन बर्नौली का, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर ले बर्नौली से पता क्या चल रहा है। अब देखो जैसे ये रिलेशन है ना, हमने अभी पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा बनाया था जरा समझना, कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया, ऐसा बनाया ना। अगर मान लो पाइप सीधी है, जरा समझना, पाइप स्ट्रेट है, पाइप सीधा है, तो दो क्रॉस सेक्शन हमने कहीं कट किया था, इधर इधर कहीं दो जगह। तो जब मैं ये अगर पाइप सीधा होगा तो H1 और H2 क्या होगा, बराबर होगा। तो H1 जितना होगा H2 भी उतना ही होगा, दोनों को HH बोल सकते हैं, बराबर होगा। अगर वो बराबर हो गया तो एक बात बताओ, क्या ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब कैंसिल ऐसे नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि दिस प्लस दिस का सम कांस्टेंट है, दिस प्लस दिस का सम कांस्टेंट है। P मतलब प्रेशर, डेंसिटी आइडियल फ्लूइड के लिए तो ये तो कांस्टेंट है, तो हाफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो रो भी कांस्टेंट है,
तो हाफ भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, तो P और क्या बचा, V बचा। तो P और V बचा, ठीक है, स्क्वायर है, पर B और V बचा, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट है डोमिनेट करने में। तो अगर कोई दो चीज का सम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। मैं बोलता हूं दो का सम 100 है, या तो एक 40 है दूसरा 60 है, एक 50 है दूसरा 50 है, एक 80 है दूसरा 20 है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। यानी इससे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि प्रेशर को चेंज करोगे तो V में भी चेंज आएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो V क्या होगा, घटेगा, या प्रेशर कम करोगे तो V बढ़ेगा। तो बर्नौली से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये बर्नौली से कंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट सबसे चीज। तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसी पे फिर कई सारे एप्लीकेशन है। जैसे हमने एक बोला था क्या कि गैस चूल्हा जो होता है आपका घर में, उसको देख के आने देखे थे, नहीं ध्यान रहा, नहीं ध्यान रहा, जीवन में इतना समस्या है, कहाँ चूल्हा वाला ध्यान रहता है। हाँ, अभी से चूल्हा देखेंगे, यही रह गया। चूल्हा जो है, कभी गौर ऐसे भी गौर किए होगे तो चूल्हे को पलट के देखना, तो वहां देखते हो जो गैस सिलेंडर से पाइप आता है, पाइप होके ऐसे मोटा सा पाइप आता है, और फिर नॉब चूल्हे का टाइट होता है, वहां पे क्या होता है, कटा होता है नीचे, काफी बड़ा देखे हो, कभी गौर किए हो गैस चूल्हा पे? साफ क्या, गंदा भी होगा, दिखिएगा, कैसा भी चूल्हा में दिख जाता है। नॉर्मल चूल्हा पलटोगे आपको सीधा दिख जाएगा। चूल्हे से जो पाइप आता है, मोटा सा पाइप, उस पाइप से दूसरा पाइप जो जुड़ा होता है, देखना नीचे ऐसे कटा सा होता है पूरा, तो उतना कटा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि गैस तो लीक कर जाना चाहिए। तो जबकि थोड़ा सा कहीं पाइप गैस सिलेंडर का फट जाए या ये हो जाए तो आग लग जाती है, गैस निकल जाता है। पर उससे क्यों नहीं निकलता, दरअसल क्यों नहीं निकलता, जो आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पेट्रोलियम जो है गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। क्यों गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है? क्योंकि अगर गैस को गैसियस फॉर्म में रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, तो उतना स्पेस लेगा तो सिलेंडर, बहुत बड़े बड़े सिलेंडर कैरी करना होगा, बहुत कम गैस आएगा, तो उसको लिक्विड बना के उस सिलेंडर में किया जाता है। फिर घर में जब यूज किया जाता है तो फिर उस क्या हो जाता है, गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है हीट पाके। तो गैस में जैसे कन्वर्ट हो, बहुत तेजी से पाइप के थ्रू जाता है। तो जब बहुत तेजी से जाएगा ना, तो जब पाइप के थ्रू गुजर रहा है, मान लो पाइप यहाँ कटा हुआ है, देखना कभी नीचे कटा हुआ रहता है, तो बहुत तेजी से गुजर रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और वेलोसिटी बढ़ाएंगे बर्नौली से, प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उसके अंदर का प्रेशर क्या है, बहुत कम। तो उसके अंदर का प्रेशर हो जाता है बहुत कम, और बाहर एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो चीजें कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस वजह से क्या होता है कि बाहर का जो एयर है वो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन इसकी गैस बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर के गैस का प्रेशर क्या है, कम है। वेलोसिटी काफी ज्यादा हुआ, तेजी से गैस भागा, अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, और बाहर का एटमॉस्फेयर जो हवा है उसका प्रेशर उतना ही बना है। तो प्रेशर का डिफरेंस के कारण बाहर का प्रेशर काफी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण अंदर जो गैसेज है उसका प्रेशर कम है। तो गैस का प्रेशर कम है और बाहर की हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो चीजें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। गैस बाहर ना निकल के जो हवा है वो अंदर जाती है। हाँ, किसको बंद कर देंगे, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, उसका काम है। और एक काम है, केवल यही काम नहीं, ये चीज दिखाने का ही क्या काम रहेगा, उसका एक मेन काम ये है कि जब गैस को बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सिलेंडर में ऑक्सीजन, उसको सप्लाई जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का सप्लाई इसी से मिलता है। जस्ट चूल्हे के पास इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर का जो ये हवा जाएगा, गैस जाएगा, साथ में ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ आता है, तो उसकी बर्निंग हो पाती है, जल पाता है, इसलिए होता है। तो गैस कहाँ फट जाए, देखो कहीं और फट जाए तुमको, एक चीज बर्नौली तभी काम करेगा, बर्नौली तो काम करता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तभी प्रेशर बहुत कम होगा। अब ऐसा ना हो कि जस्ट गैस निकला है पाइप से, अभी उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, उस केस में गैस लीक करेगा। फिर खेला प्रेशर का है, अगर ये प्रेशर ज्यादा होता, बाहर का कम होता, तब गैस बाहर निकलता। कोई ये इसको दबाएगा या ये इसको दबाएगा, या तो गैस है एटमॉस्फेयर की हवा को दबा के बाहर निकल जाएगा, या हवा दबा के गैस को अंदर रखेगा। तो ये तभी हो पाता है जब वेलोसिटी बहुत तेज होगा, क्योंकि वेलोसिटी तेज होगा तभी बर्नौली से प्रेशर घटेगा। शुरुआत में अगर ये चीज हो जाए तो वो वेलोसिटी मेंटेन नहीं होती। जस्ट जो निकला है चूल्हे से, जो आपका नॉब के थ्रू निकलता है,
नॉब के थ्रू निकलता है। तो अगर तुम्हारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा जब तक नहीं मिलेगा, वेलोसिटी ज्यादा करने के लिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, फिर जैसे बड़े पाइप में एंटर करता है वेलोसिटी बर्नौली का एप्लीकेशन देख रहे थे। एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी हो सकता है साउंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया है। तो एप्लीकेशन पर आज बता देता हूँ। एप्लीकेशन में कथा लिखने की जो भी बस कॉन्सेप्ट है वो देखना है, फटफट मैं समझाता जा रहा हूँ। कुछ एप्लीकेशन जानना चाहिए। जो एक एप्लीकेशन बात करेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन टू parallel attraction between two parallel attraction between two parallel moving bus या boat, टू पैरेलल मूविंग बस या बोट। ऐसा नहीं है कि और चीजों में नहीं लगेगा, कार में नहीं है, इसमें बस बोट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बस या बोट का जो है साइज ठीक ठाक होता है, बड़ा होता है। ये क्या बोल रहा हूं, दो पैरेलल बस समझना या बोट, दो पैरेलल बस एक दूसरे के पैरेलल बहुत क्लोजली और पैरेलल तेज स्पीड में चल रही है तो बर्नौली के कारण क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। ये क्या चीज है, मान लो कि दो बस इस तरह से मूव कर रही है पैरेलल, अगर दो बस काफी कम स्पेस के साथ पैरेलल जाए और बहुत तेज स्पीड से जाए और क्लोजली जाए तो ऐसा होगा, बर्नौली का कारण हो सकता है कि दोनों टकरा जाए खुद। ऐसा नहीं कि ड्राइवर टकरा दिया, अपने आप टकरा जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ये बहुत तेज स्पीड से जा रही है ना, तो ऐसे में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा रहेगा कि बहुत तेज स्पीड जाएगी तो भी दोनों और क्लोज रहेगी तो दोनों के बीच का हवा भी ट्रैप करेगा, तो दोनों के बीच की जो हवा होगी उसकी भी वेलोसिटी जो है वो बस की वेलोसिटी के आसपास हो जाएगी। यानी और नॉर्मल सराउंडिंग जो हवा चल रही है कुछ धीमे रफ्तार से चल रही है और बस 60 70 80 100 स्पीड से भाग रहा है, 100 की स्पीड से तेजी से क्लोजली भाग रहा है दो बस, तो बीच की हवा जो ट्रैप होगी उसकी वेलोसिटी 100 के आसपास हो जाएगी। इसलिए कई बार देखोगे या फील पता होगा तो दो बस वगैरह बहुत क्लोजली रेस लगा रहा है तो आपको पॉलिथीन वगैरह बीच में उड़ते दिख जाएगा या धूल के घर। वो क्यों होता है, क्योंकि हवा बीच में उड़ रही है तो हवा की स्पीड के साथ वो भी मूव करने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो बसें अगर बहुत क्लोज जा रही है और बहुत तेज स्पीड जा रही है तो बीच की हवा ट्रैप हो जाती है दोनों के बीच और उसकी भी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के आसपास पहुंच गई, यानी बीच की वेलोसिटी क्या हो गई, काफी ज्यादा। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा, बड़ी रेशियो में कम हो जाएगा, बर्नौली उल्टा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बीच का प्रेशर क्या हो गया, कम, और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, बना हुआ ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, बीच का प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। सर जो बोलता है प्लेटफॉर्म, इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल। हां, जो बोलता है जो कि प्लेटफॉर्म के बहुत करीब नहीं रहना चाहिए जो ट्रेन आता है। हां, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, तो हां बाहर की हवा धक्का देगी आपको। बर्नौली का ही मामला है, ठीक है। एक ये जल्दी जल्दी एप्लीकेशन कुछ बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल यूज होता है वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा एरोप्लेन वाले कॉन्सेप्ट पे। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन, जो प्लेन उड़ती है, लिफ्ट होता है, प्लेन जो उड़ता है उसके पीछे भी बर्नौली। वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन, आपका हवा जो ये जो उड़ती है प्लेन उसमें बहुत बड़ा हाथ उसके विंग्स का होता है, बड़े बड़े विंग्स होते हैं। आपको भी पंखा गौर किया, और जो घर में पंखा होता है खास करके आपका सीलिंग फैन, वो गंदा किधर ज्यादा होता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? कभी पंखा साफ किया हो तो पता चलेगा ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ गंदा होता है एक वजह उसका बनावट भी है। बनावट बोलोगे हां से ऊपर वाला जमा रह जाता है, वो तो बात है, लेकिन फिर भी गंदगी ज्यादा ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि उसका फ्लैट नहीं होता, समझना, उसका विंग्स फ्लैट नहीं होता, विंग्स कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा टिल्ट होता है हल्का। तो टिल्ट की वजह से क्या होगा, जब हवा आएगी ना तो हवा टिल्टनेस की वजह से क्या होगा, नीचे हवा सीधा पास कर जाती है, वो जो गैप रहता है ना नीचे में थोड़ा सा, उस गैप से सीधा पास कर जाती है, उसको टच नहीं करती। लेकिन बाहर इधर वाले को टिल्टनेस के कारण हवा ऐसे गुजरती है स्लोप पर से, तो ऐसे गुजरेगी तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी है, तो ऊपर का क्या होगा, ज्यादा गंदा होगा पंखा। ऐसा ही एरोप्लेन के बनावट में होता है। एरोप्लेन की बनावट में क्या बात होती है कि इसका विंग्स में समझा रहा हूं, कुछ मान लो इस तरह से विंग्स है प्लेन में। अब प्लेन के साथ क्या होता है कि उसका आप देखते हो कि जब प्लेन उड़ना होता है ना, जब ऊपर उठना होता है तो क्या होता है, एक तो बहुत तेजी से रनवे पे भागता है, दूसरा क्या है कि उसका विंग्स जो है उसमें भी पायलट चेंज करता है, थोड़ा उठता है फिर बैठता है, मतलब विंग्स फ्लैट जो है ना, तो फ्लैट विंग भी थोड़ा सा स्लोप देता है उसको।
करंट ऑटोमेटिकली स्लोप देता है, उड़ने के समय, लिफ्ट होने के समय, फिर एक बार हवा में चला गया, फिर वो चीज स्लोप कम हो जाता है। तो उसका क्या असर होता है? उसका असर ये होता है कि अगर स्लोप दिया तो हवा, मान लो शुरू में हवा ऐसे जा रही है, शुरू में हवा एक जैसी पूरे में फ्लो कर रही है। अब इसके टिल्टनेस की वजह से क्या होगा, समझो नीचे वाली हवा तो ऐसे ही जाएगी, ऊपर जो हवा इसके कर्वेचर की वजह से हवा भी ऐसे ट्रैक होकर मुड़ जाएगी, हवा भी इस तरह से ट्रैक होकर क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक, इस ऐसे में क्या होगा कि जो हवा ऊपर है, ऊपर से जाने वाली हवा को ये ट्रैक करेगा अपनी बनावट के कारण, समझना, और नीचे हवा क्या है, नीचे हवा वैसे ही है, तो इसकी हवा साथ में ट्रैक होगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, प्लेन बहुत तेजी से रनवे में भागेगा, वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, विंग्स के कम, और नीचे का प्रेशर उतना ही बना है। अब ये जितना तेज भागेगा वेलोसिटी उतना तेजी से बढ़ेगा, और वेलोसिटी जितना तेजी से बढ़ेगा प्रेशर उतना ड्रॉप होगा। तो ऊपर का प्रेशर जब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, नीचे का प्रेशर उतना ही बना है, तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, वो लिफ्ट कर जाता है, कम से कम इतना हो पाए वो कि क्या हो, और जो ब्लेड घूमती है टरबाइन वो भी घुमा के हेल्प करती है, इतना कम प्रेशर कर देता है ऊपर का, और नीचे का इतना ज्यादा कि वो क्या हो जाता है, प्लेन लिफ्ट हो जाता है। तो प्लेन के उड़ने के पीछे में एरोडायनामिक प्रिंसिपल ये है, प्लेन इस वजह से क्या हो पाता है, लिफ्ट हो पाता है। तो ये समझे। और क्या है, एक होता है, एक एप्लीकेशन जल्दी से देखते हैं, एक्शन ऑफ ऑटोमाइजर। ये कहां पे देखे हो, यूज करते हो डेली डे टू डे लाइफ में, आजकल तो जरूर ज्यादातर लोग यूज करते हैं ऑटोमाइजर। आप नॉर्मल हैंड वॉश वगैरह यूज करते हो? यस सर। हैंड वॉश वगैरह जो ऐसे दबते हो, कंप्रेस करते हो, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है ना, वही प्रिंसिपल है वो। या खेत वगैरह में कीटनाशक भी उससे देते हैं, छिड़काव करते हैं, होली वगैरह में यूज करते हैं, वो दाबने वाला टिप, हाँ यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी होता है। एक था एक्शन ऑफ ऑटोमाइजर, ये तो ये सब वर्क जो करता है, तो इसके पीछे भी बर्नौली है। क्या है, वही फंडा, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस, बाहर का प्रेशर उतना बना हुआ है, वेलोसिटी क्या, हमने कंप्रेस किया, बाहर की वेलोसिटी में डिफरेंस आया, अंदर का क्या है, वेलोसिटी क्या है, उतना कम बना हुआ है, बाहर का ज्यादा है, छेड़छाड़ ज्यादा कि बाहर वेलोसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि डिस्टरबेंस दिया ना, तो यहाँ डिस्टरबेंस आया, तो बाहर वेलोसिटी ज्यादा हो गया, अंदर की वेलोसिटी कम बनी है, प्रेशर अंदर क्या है, ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, हवा यहाँ से हटी, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर ये लिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑटोमाइजर। ठीक, और बात करें जल्दी से, फोर्थ, आप कभी तूफान वगैरह में देखना, साइक्लोन वगैरह का आता है इमेज, कोस्टल एरिया में खास करके उड़ीसा, आंध्रा, इन सब में, तो कई बार देखना मकानों के छत उड़ जाते हैं। यस सर। ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्म, तो आप बोलोगे फूस वगैरह का तो उड़ेगा ही, फूस का लकड़ी का जिसका भी होगा, तो बिल्डिंग के कंपेयर में भले लकड़ी का बना हो, छत जल्दी होता है। इसकी वजह क्या है, ब्लोइंग ऑफ रूफ, रूफ क्यों उड़ता है पता है, जब समझो जब हवा तेज जा रही है तूफान में, तो उस हवा का कांटेक्ट कहां से होगा ज्यादा, घर के अंदर से, बंद घर के अंदर से कि छत से, तो जब फूस या किसी भी छत से बहुत तेजी से हवा गुजर रही है, और नीचे बंद रूम में लगभग वैसा ही मामला बना हुआ है, तो बाहर हवा काफी तेजी से गुजर रही है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जितना तेज गुजर रही है प्रेशर का, तो ऊपर का प्रेशर क्या है, छत के ऊपर बहुत कम, और नीचे का प्रेशर उतना बना है, ये डिफरेंस ठीक ठाक आ गया, कमरे के अंदर का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर क्या है, छत का कम, हाई प्रेशर लो प्रेशर छत उड़ जाता है। तो ब्लोइंग ऑफ रूफ, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, छत उड़ा दिया, इधर दुर्घटना हो गया, सब हो गया, तो अब एक और काम करा दे, ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक करा दे, अच्छा बात है, हार्ट अटैक क्या बोले, ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक, इसके पीछे भी बर्नौली है, तो इसलिए बायो वाले क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, केवल बर्नौली की वजह से, और भी बहुत टेम्परेचर, थर्मल, बहुत चीजें काम आती है। ब्लड फ्लो या हार्ट, अब इसमें क्या मामला है, देखो ब्लड का फ्लो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। ब्लड का फ्लो किसके कारण होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो जब हार्ट वगैरह क्या करता है, पंप करता रहता है, हार्ट पंप करता है, पंप करके क्या करेगा, पंप किया, प्रेशर डिफरेंस आता है, हाई से लो प्रेशर आता है, ठीक है, वो सब बात हार्ट अटैक थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। हार्ट अटैक क्यों होता है, और जनरली जो ओबेसिटी होता है मोटे लोगों में ज्यादा खतरा होता है, वजह क्या है हार्ट अटैक का,
अब वजह क्या है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जैसे सुने होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब ब्लड किसके थ्रू बहता है, वेन से क्या बोलते हो, वेन आर्टरी, आर्टरी जो भी है। तो ब्लड मान लो इसके थ्रू बह रहा है, आर्टरी ये, ठीक है, इसके थ्रू बह रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल आ गया, समझ लो कोलेस्ट्रॉल आ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कम हो गया, कम हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना पहले इतना स्पेस था जाने के लिए ब्लड को, अब इतना स्पेस हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े हो कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इक्वल, एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एरिया कम हो गई तो वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी। और बर्नौली से देखिए वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा एरिया उतना कम होगा, और जितना ज्यादा एरिया कम होगा वेलोसिटी क्या होगी, उतनी बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी बर्नौली से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और बाहर प्रेशर क्या बनाया, उतना ही ज्यादा बनाया। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वेन्स क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। ब्रेन वगैरह तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी करता है। इसी के लिए क्या करता है फिर हार्ट कोशिश करता है, हार्ट क्या करता है, कोशिश करता है, पर हार्ट की भी एक लिमिट है, कोशिश करता है, पंप करता है बहुत तेजी से कि ये झटका से खुले, ये खुले फ्लो हो जाए। लेकिन हार्ट एक लिमिट तक अगर वो उतना झटका ना दे पाए कि ये खुल ही ना पाए, तो क्या होता है, हार्ट अटैक। पर उसी के लिए क्या किया जाता है, इसमें पेसमेकर की प्रॉब्लम है, पेसमेकर को ही शुरू में क्या किया जाता है, वो लगाया जाता है रिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं, बायोलॉजी के टर्म में टेक्निकल, जो रिंग कई लोगों को ब्लड में इसमें लगाया जाता है, वेन्स में, जो बाईपास सर्जरी बोलते हैं, हुआ है, उसको कुछ नाम बोलते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं स्लैट या स्टंट, सॉरी स्टंट डाला। कई लोगों सुनोगे, हाँ ब्लड का इसका ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा हार्ट का स्टंट डाला गया। स्टंट क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कोई मटेरियल डाल दिया गया, ये कांटेक्ट हो गया, फिर यहाँ से खोल के यहाँ पे क्या कर दिया, एक ये डाल दिया स्टंट। स्टंट क्या होता है, जस्ट लाइक समझो छल्ला, फ्रेम टाइप का रिंग टाइप का डाल दिया। दो स्टंट, तीन स्टंट, डिपेंड अपॉन कितना ज्यादा हुआ है तो स्टंट और चाहिए, तो रिंग टाइप का डाल दिया। ये क्या करता है, फ्लो को वेंट्रिकल को ओपन कर देता है, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन को कम, कॉन्ट्रैक्शन वैसा इलास्टिक नहीं रह पाएगा ओरिजिनल की तरह। तो फिर ख्याल रखने को कई चीजों को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ना करें, जिम ना करें, फलाना, ठीक है। तो ये मामला है इसका हार्ट अटैक, ठीक। एक लास्ट इसमें और एक देखते हैं एप्लीकेशन। तो बॉल मूविंग विद स्पीड, आपको सुने होंगे बॉल जो होता है, बॉलिंग जो करते हैं, बॉलर घूम रहा, हाँ स्विंग बॉलिंग वगैरह जो करते हैं उसका मतलब है। तो बॉल मूविंग विद स्पीड, जरा समझो कि बहुत तेज स्विंग क्या, बहुत तेज स्पीड में, एक तो बॉल तेज आ ही रहा है, साथ में घूम रहा है, जैसे स्विंग घुमा देता है उसी स्पीड में, उसी स्पीड में बॉल स्विंग, ये चीज कैसे होता है। तो वो बात है। एक और सुने होंगे खिलाड़ी वगैरह मना करता है कि कई खिलाड़ी उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जो तुम्हारा उसकी थ्रेड वगैरह होती है, ब्लेड लगा बॉल होता है, ब्लेड तो ले जाने नहीं, मतलब ऐसे थ्रेड करता है, नोच दिया ऐसा, हाँ कुछ ऐसा भी यूज कर ले, तो वो कर लिया। या फिर क्या करते हैं खिलाड़ी, बराबर देखते होंगे, वो तो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं, घसते रहता है बॉल को, उसको क्या करता है, घस घस के क्या करता है, एक साइड को रफ बनाता है। एक साइड को रफ बनाने से क्या होगा पता है, रफ से फ्रिक्शन बढ़ता है। बॉल ये है, मान लो एक साइड घस घस के रफ बना दिया, इधर साइड कंपैरेटिवली थोड़ा सा रफ हो गया, तो रफ क्या होगा, रफ हो गया सरफेस तो हवा को ट्रैप करेगा, रफ हो गया तो हवा को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। हवा को ट्रैप करने से क्या होगा, उससे इंगेज हवा ज्यादा होगी, तेज स्पीड से बॉल जाएगा तो उससे इंगेज हवा ज्यादा होगी, उससे इंगेज हवा ज्यादा होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा। एक साइड का प्रेशर ज्यादा, एक साइड का प्रेशर कम, तो जिधर साइड घसा ज्यादा है ऐसे ज्यादा से घूम जाएगा, तो हाँ तो उधर ही घूमेगा। मान लो इधर घसा ज्यादा, तो इधर से इंगेज हवा ज्यादा हुई, वेलोसिटी बढ़ा, इधर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इस साइड प्रेशर ज्यादा है तो बॉल इस साइड से घुमाएगा, घूम जाएगा। किधर से स्विंग कराना है उस पर डिपेंड करता है, फेंका कैसे, तो फिर बॉल इधर स्विंग करेगा, आउट इनसाइड स्विंग, आउटसाइड स्विंग बोलते हैं। इनसाइड स्विंग करेगा, इधर अगर जा रहा है विकेट, आउटसाइड अगर इधर घस दिए, इधर घस दिया तो बॉल इधर आ गई, बस हो गया। तो ये होता है स्विंग बॉलिंग। और एक छोटा सा इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। वो क्या है देख लेते हैं, जो बॉल अचानक से उड़ जाता है, बॉल अचानक से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, कि तुम्हारा बाउंसर वगैरह टाइप में, या बॉल अचानक से लिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं, एक छोटा सा इफेक्ट है, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट।
मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट इसने दिया। मैग्नस इफेक्ट क्या है, सिंपल समझो, ये तो हमने स्विंग का बताया। अब एक बॉल होता है कि बॉलिंग किया जा रहा है, अब देखो कि नॉर्मल जब बॉल जा रहा है, नॉर्मल बॉल जा रहा है तो हवा ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे एक जैसे लगभग जा रही है। अगर बॉल को घुमाया गया ऐसे, बॉल को अगर मान लो इस तरह से ऐसे घुमाया गया, बॉलिंग करते हुए ऐसे फेंक देते हैं इसके साथ, तो बॉल को अगर ऐसे घुमाएंगे ना, बॉल को स्विंग कराते ऐसे अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, बॉल ऐसे घूम रही है, समझ लो ऐसे घूम रही है तो हवा को कैसे काटेगी, ऐसे हवा को भी ऐसे ही काटेगी जैसे घूम रही है, तो हवा को भी ऐसे ही काटेगी जैसे घूम रही है। तो इस केस में इधर वाली जो हवा है ऊपर वाली कुछ इस तरह से चल जाएगी और नीचे की हवा के साथ चेंज नहीं होगा, नीचे की हवा ऐसे बनी। अगर बॉल जिधर घूमेगी, समझना ऐसे घुमाएगा ना, तो ऐसे घुमाया तो बॉल क्या करेगी, इस तरह से ऊपर हवा काटेगी और नीचे हवा भी ऐसे घूम रही है, समझना ऐसे घूम रही है तो इधर की हवा क्या होगी, मुड़ गई। तो इधर की हवा मुड़ गई तो इधर की हवा ऊपर की क्या होगी, ट्रैक हुई, साथ में ऊपर की हवा ट्रैक हुई तो इसको वेलोसिटी बढ़ी, इसका प्रेशर क्या हुआ, घट गया, सॉरी वेलोसिटी बढ़ी, उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी बढ़ी क्योंकि हवा ऊपर ट्रैक हो रही है तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का बॉल अचानक से क्या होगा, उड़ जाएगा, मतलब घूमता ही बॉल अचानक से जैसे बाउंसर वेव जैसे होता है बुलाया ऐसे अचानक उड़ गया, इसी को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, अचानक उड़ना। तो लिख लो मैग्नेस इफेक्ट में एक लाइन लिखो, द डायनामिक लिफ्ट, द डायनामिक लिफ्ट, अचानक लिफ्ट होना उड़ना, लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग, घूमने की, SPINNING, द डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट, डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर माइक चार्ज हो जाएगा, कल माइक से